हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नीट एजुकेशन बाय सलमान। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इस बार नीट में बायो में पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने वाले हैं और वो एनसीईआरटी से आए भी। मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि एग्जामिनर ने किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन लिया है और कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया है। पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जामिनर ने एनसीईआरटी जो 11-12 है वो किस चैप्टर से और किस लाइन से क्वेश्चन उसने दिया है इस बार एग्ज़ाम में। पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी से आए हैं एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो कलर ब्लाइंडनेस वाला आया था वो क्वेश्चन बस आउट ऑफ एनसीईआरटी से था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। वो भी कह नहीं सकते कि आउट ऑफ एनसीईआरटी था, क्योंकि कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का ही था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है तो वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है। वो 2000 लगभग 15 या 14 में आया था। तो इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं, मैं आपको एक एक लाइन लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इस वीडियो में। और अगले साल नेक्स्ट ईयर 2023 में भी एनसीईआरटी का जो पेपर है वो टोटल एनसीईआरटी बेस ही रहेगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। ये आप लिख के ले लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनर ने कहाँ से क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी से लिए हैं। 11th और 12th एनसीईआरटी आप अपने पास रखिए। मैं आपको बताऊंगा किस लाइन किस चैप्टर से एग्जामिनर ने क्वेश्चन लिए हैं विद लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने भी इस बार एग्ज़ाम दिया था नीट का, जो कि मेरे बायोलॉजी में 85 क्वेश्चन सही हैं। बिल्कुल मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे 85 क्वेश्चन सही है। मैंने ना कोई कोचिंग ज्वाइन की ना कुछ, बस एनसीईआरटी पढ़ा है मैंने और अच्छे से पढ़ा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे मैंने 85 क्वेश्चन गेन किए हैं, और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि एग्जामिनर ने किस चैप्टर से किस लाइन से क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में दिए हैं। सो स्टूडेंट, अब हम अपना पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको 11 और 12 की एनसीईआरटी अपने पास रखनी होगी। बायोलॉजी की 11 और 12 एनसीईआरटी अपने पास रख लीजिए। मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा उस क्वेश्चन का मैं पेज नंबर आपको बताऊंगा और लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि एग्जामिनर ने कहाँ से क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में दिए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉटनी का पेपर। बायोलॉजी बॉटनी का पेपर सेक्शन है। मेरा कोड R2 था, आपका जो भी हो उससे मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन इधर उधर होंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरेबली ऑटोगेमस। स्टेटमेंट टू, क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका आंसर स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। आप 11th की ये मेरी एनसीईआरटी है। मैं अपनी एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी को यूनिट वाइज मैंने डिवाइड कर लिया था, जिससे मुझे आसानी होती थी पढ़ने में। जैसे मुझे अगर लेट के भी पढ़ना है या बैठ के पढ़ना है या टहलते हुए पढ़ना है तो पतली सी आप इजी होता है, इसको कैरी करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। जबकि आप पूरी एनसीईआरटी बुक को ना टहलते हुए पढ़ सकते हैं, आसानी रहती है, ना ही उसको हम लेट के पढ़ सकते हैं। तो आसानी ये रहती है कि आप हर जो जैसे 11th की एनसीईआरटी है उसमें 5 यूनिट हैं, आप अलग अलग यूनिट को अलग कर लीजिए। और 12th की यूनिट में 4 यूनिट हैं, आप उसको भी अलग अलग कर लीजिए। उससे आसानी रहती है पढ़ने में और मज़ा भी आती है पढ़ने में एनसीईआरटी। ऐसे मोटी बुक रहती है तो एक थोड़ा वो लगता है कि यार मुझसे इतनी नहीं पढ़ पाऊँगा। और जब
आप यूनिट वाइज रहती है तो बहुत लगता है रे इतनी पतली है, तो आराम से ख़त्म कर लेंगे मैं। चलो डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला जो था क्लिस्टोगेमस। तो ये आपका आंसर है। जो पहला ऑप्शन ये था, क्लिस्टोगेमी फ्लावर आर इनवेरेबली ऑटोगेमस। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही एग्जामिनर ने उठाया है, आप पढ़िए। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरेबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। ये देखिए डायरेक्ट इतना हो जाए। और सेकेंड और स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस। तो क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजियस होता है, क्योंकि इसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। तो आपका आंसर ये हुआ। आपको इसके लिए जो पहला आंसर था उसके 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 28 खोलना पड़ेगा, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। Statement 2. 7 characters examined by Mendel in his experiment on pea plant were seed shape and color, flower color, pod shape and color, flower position and stem height. अब इसमें देखते हैं कौन से दो सही हैं। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है। मैं आपको इसका लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। इसके लिए आपको 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 70 ओपन करिए। 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 70 डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये देखिए पेज नंबर, ये 12th की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 70। ये क्वेश्चन यहाँ 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल, बिल्कुल सही। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट में इन्होंने क्या क्या लिया था, स्टेम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर ने लिया है, तो इसका आंसर बोथ आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक। इसका मैं भी आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। इसके लिए आपको 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 198 आपको ओपन करना पड़ेगा। एक सेकेंड स्टूडेंट। पेज नंबर 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 198। ये देखिए आपका यहाँ से एग्जामिनर इस क्वेश्चन को लिया था। इसमें 4 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन तो सही हैं, जिसमें चौथा ऑप्शन गलत है, जो कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर नहीं देता, ऑरेंज कलर देता है। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है। ये देखिए, यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन अ इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोर्ट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आया है, पेज नंबर 198 12। ये देखिए पेज नंबर 198 12 की एनसीईआरटी से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पी प्लांट शो वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाया एडेल्फिस स्टेमेन। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आया है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। इसके लिए आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 74 ओपन करिए।
ये देखिए वैक्सिलरी एस्टिवेशन, दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी या पेपेलियोनेसी एस्टिवेशन, क्योंकि ये अब पेपेलियोनेसी फैमिली में सारी बीन्स आ जाती हैं। जैसे आपकी पी आ जाती है, पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। अब ये देखिए पाइसम सटाइवम इसका आंसर होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 85 से आया हुआ है। एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ। पेज नंबर 85, ये देखिए पेज नंबर 85। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, तो इसका आंसर होता है ग्रास होपर। डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन हुआ है। ग्रास होपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर हम 106 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इसके लिए आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 32 खोलना पड़ेगा। ये देखिए मेरी 11th की एनसीईआरटी मैंने यूनिट वाइज सबको डिवाइड कर रखा था। यूनिट डिवाइड करने से बहुत आसानी होती है पढ़ाई करने में, एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ये आपका क्वेश्चन पेज नंबर 32, 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 32। तो इनकरेक्टली मैच मुझे बताना था इसमें। अब मेनिटोल, ये देखिए ये स्टोर फूड जो होती है, एल्गी से आया हुआ है क्वेश्चन, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब इसने पूछा है कि स्टोर फूड मेनिटोल किस में पाया जाता है। अब मेनिटोल पाया जाता है आपका मेनिटोल आपका फियोफाइसी में पाया जाता है, जो कि, और यूलोथ्रिक किसका एग्जांपल है, यूलोथ्रिक तो आपका क्लोरोफाइसी का एग्जांपल है। ये देखिए यूलोथ्रिक्स, और ये क्लोरोफाइसी के ये एग्जांपल है, ना कि फियोफाइसी का। और फियोफाइसी में मेनिटोल, निमिनेरिन, ये जो स्टोर फूड होते हैं। देखिए ये देख लीजिए आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से एग्जामिनर उठाता है। जब से एनटीए आया है तब से तो जो भी 3-4 साल से एग्ज़ाम करा रहा है एनटीए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही पेपर दे रहा है। केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तो टोटली एनसीईआरटी से आती है। और बाकी आपका जो फिजिक्स है, ये तो पूरा 100% आपका एनसीईआरटी से आता है, जब से एनटीए कराने लगा है। अब हाइड्रोकोलाइड केरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब इसके लिए आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 32 खोलना पड़ेगा, उसी पेज पे है। अब ये देखिए 32 पेज से 2 क्वेश्चन आए एनसीईआरटी में। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 32 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। अब केरागिन किससे प्राप्त, हाइड्रो केरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, केरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये देखिए मेंशन किया इसने साफ साफ, केरागिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। और रेड एल्गी को हम क्या कहते हैं, रोडोफाइसी भी बोलते हैं। रेड एल्गी को रोडोफाइसी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 104 का। अब हम डिस्कस करते हैं 108 का। इसके लिए आपको 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 232 खोलना पड़ेगा। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 232 आप ओपन करिए। मैं आपको लाइव, ये देखिए मेरी इकोलॉजी, ये मैंने यूनिट वाइज, सबको यूनिट वाइज मैंने डिवाइड कर रखा था। यूनिट वाइज डिवाइड करने से बहुत आसानी होती पढ़ने में। आप भी अगर आपको सही लगे तो आप यूनिट वाइज डिवाइड करिए। अब ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए 32 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडिएशन, तो प्रीडेशन में इट इज़ नेसेसिटाइड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल सही। जो प्रीडेटर होते हैं वो इकोलॉजिकली बैलेंस, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को बैलेंस किए रहते हैं। इट हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज,
कैन नॉट, अभी में हमको क्या दिखाना, कैन नॉट बी कनेक्टेड। अब प्रीडेशन, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर निगेटिवली इम्पैक्ट, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज केवल इन प्रीडेशन में एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है और एक स्पीसीज को नुकसान होता है, तो ये क्वेश्चन गलत है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एनसीईआरटी में, 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 32। ये देखिए, प्रीडेशन, एक को फ़ायदा एक को नुकसान, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 109, 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 65, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये आपको मैं डायरेक्ट दिखाना चाहता हूँ, एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं क्वेश्चन सारे, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं दिया एग्जामिनर ने। पेज नंबर 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 65, 11 एनसीईआरटी पेज नंबर 65। पेज नंबर 67। ये देखिए, मैंने इसको अभी यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा था। पेज नंबर 67 से क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है। तो सबसे पहले, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ट थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगनविलिया, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मैं आंसर आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें लीफलेट, इसमें क्या दिया आपको, लीफलेट्स नहीं होती है, लीफलेट नहीं, एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। अब ये देखिए, लीफलेट की जगह, मतलब एक्सिलरी बर्ड की जगह बस लीफलेट इसने ऑप्शन में डाल दिया, और इस ऑप्शन में सारे ज़्यादातर लोगों का ये गलत हुआ है। ये देखिए, लीफलेट बस केवल इसने डाला है, लीफलेट एक्सिलरी बर्ड की जगह लीफलेट। ये कन्फ्यूजन, कितना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ऑप्शन। अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी तो उसका 100% ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि लीफलेट नहीं एक्सिलरी बर्ड होती। अब एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। अब ये देखिए, स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड आर स्लेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लिम्ब सच एज इन गट्स, जैसे कुकुम्बर और पम्पकिन। देखिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया है उसने, और कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी नहीं देता, तो ये ऑप्शन सही हो गया। स्टेम इज फ्लैटेंड, ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपेंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, बिल्कुल सही है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इसमें ये लिखा है, some plants of arid regions modified their stems into flattened opuntia or fleshy cylindrical ब्रैकेट में यूफोर्बिया स्ट्रक्चर। ये देखिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही ऑप्शन उठाया गया। अब राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। ये देखिए, इसका आंसर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, सच रूट्स कॉल्ड निमेटोफोर हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 110 पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस और नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट्स ऑफ एलनेस। इसका आंसर आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 202 खोलिए, ओपन करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। ये देखिए, मेरी प्लांट फिजियोलॉजी पूरी यूनिट वाइज, इसके लिए आपको 202 पेज नंबर 202 ओपन करिए।
पेज नंबर 202। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ एलनेस। तो ये आपका आंसर है, द माइक्रोब फ्रैंकिया आल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। कौन था? एलनेस। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। इसके लिए आपको 11 की एनसीईआरटी पेज नंबर 168 खोलना होगा। 168 ओपन करिए। इलेवन की एनसीईआरटी पेज नंबर 168। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता है, क्योंकि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये मियोसिस सेल डिवीजन में होता है, ना कि माइटोटिक सेल डिवीजन में। तो यही आपका आंसर हो गया। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मियोसिस फर्स्ट, जो कि मियोसिस का ही एक वो है। मियोसिस फर्स्ट में देखिए आंसर, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, और क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। ये देखिए पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये माइटोटिक सेल डिवीजन का कैरेक्टर नहीं है, ये मियोसिस सेल डिवीजन का कैरेक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 112 डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज manifold in recent years. Application of which of the following phytohormone has resulted in its increased yield as the hormone is known to produce female flower in the plant। इसके लिए आपको 11 की एनसीईआरटी पेज नंबर 250 ओपन करिए। इलेवन की एनसीईआरटी पेज नंबर 250। ये देखिए, तो ये इथाइलिन, ये क्वेश्चन इसका आंसर इथाइलिन होगा। डायरेक्ट मैं आपको आंसर भी दिखा रहा हूँ। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। 90 पूरे के पूरे क्वेश्चन 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ सब के क्वेश्चन दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इसके लिए आपको पेज नंबर 229 ओपन करना पड़ेगा। 11 के एनसीईआरटी पेज नंबर 229। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो ग्लाइकोलिसिस है आपका, ये ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये जो ग्लाइकोलिसिस का मैप है, इसमें जो ये रिएक्शन है, इसमें ग्लूकोज से 2 मोल पायरुविक एसिड बनते हैं और 10 स्टेप की ये पूरी साइकिल होती है। और इस पूरी साइकिल में 2 एटीपी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब 2 एटीपी लगते हैं और 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए 2 एटीपी यूज़ हो रहे हैं और यहाँ 2 एटीपी, एक ये एटीपी, एक ये एटीपी और एक ये 1 2, यहाँ पे 2 एटीपी का गेन होता है। तो 2 नेट कितने एटीपी का गेन होता है? 2। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 114।
द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज। अब रिकॉम्बिनेशन जो नोड्यूल बनता है क्रोमोसोम, ये जो क्रॉसिंग ओवर ये होता है, ये किनके बीच में होता है, तो ये क्या होता है, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा रहा हूँ। इसके लिए आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 168 ओपन करिए। मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ क्वेश्चन एनसीईआरटी से कैसे एग्जामिनर ने उठाए हैं। 168 ये देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज। तो क्या होता है यहाँ, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो यहाँ क्या होता है, द साइट, यही तो आंसर इसका, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर। ये देखिए साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, क्वेश्चन भी वहीं से डायरेक्ट उठाया है एग्जामिनर ने और उसके ऑप्शन भी वहीं से है। ये देखिए द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, यही आपका आंसर हो गया। अब 115 आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। इसके लिए आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 185 ओपन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। पेज 11th एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 185। 11th की एनसीईआरटी ये देखिए सिम्प्लास्टिक और इसने पूछा क्या है, एपोप्लास्टिक पाथवे। तो ये तो जो आपका सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में भी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग, द मूवमेंट ऑफ इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये एपोप्लास्टिक का करेक्टर नहीं है, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे का करेक्टर है, तो यही ऑप्शन सही हो गया। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से, सिम्प्लास्टिक, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंडर आता है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में भी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब क्वेश्चन नंबर 116 पढ़ते हैं। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच, मतलब गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट होता है, उससे हम क्या जानना चाहते हैं कि किस लिए होता है। तो इसके लिए आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 192 ओपन करिए। तो 192 आप पेज नंबर ये देखिए, ये आप आइए, ये देखिए पेज नंबर 192। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से लिया गया है। अ सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यूज थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। ध्यान दीजिए इस पर, फूड इज ट्रांसपोर्टेड, यही इसका ऑप्शन इन्होंने बना दिया एग्जामिनर ने, फूड इज ट्रांसपोर्टेड। इसके लिए ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 117 पढ़ते हैं। इसमें स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरूवेट एंड फाउंड इन द म्यूजोफिल सेल। बिल्कुल सही है, म्यूजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लाइक रिबिस्को एंजाइम। ये आपको मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ एनसीईआरटी से क्वेश्चन, कैसे एग्जामिनर ने एनसीईआरटी से। तो इसके लिए आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 219 ओपन करिए। पेज नंबर 219, इसके लिए आप ओपन करिए। ये देखिए मेरा पेज नंबर 219, ये आइए। पहला स्टेटमेंट क्या पढ़ता है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पाइरूवेट एंड इज प्रेजेंट इन द म्यूजोफिल सेल। ये देखिए यही डायरेक्ट इसी को ऑप्शन बना दिया एनसीईआरटी के लाइन को। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। म्यूजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रिबिस्को एंजाइम। बिल्कुल सही,
और ये इसमें लिखा भी है, मेंशन किया है NCERT में, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रजिस्टर दैट द म्यूजोफिल सेल लैक रुबिस्को एंजाइम। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से आया डायरेक्ट। अब 118 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगेन एज सून एज, इसका आंसर होगा द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर्स mRNA। इसके लिए आपको 12th की NCERT पेज नंबर 115 ओपन करिए। 12th की NCERT पेज नंबर 12th की NCERT पेज नंबर 115। ये देखिए कहाँ से है ये क्वेश्चन, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाया है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगेन एज सून, देखिए व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर एज एन mRNA द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन बिगिन, डायरेक्ट NCERT से उठाया है। अब क्वेश्चन नंबर 119 पढ़ते हैं। इसके लिए आपको 11 की NCERT पेज नंबर 213 ओपन करिए। आइए क्वेश्चन क्या था पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस इट इन्वॉल्व। अब इसके लिए आपको 11 की NCERT पेज नंबर 213 ओपन करिए। फोटोसिंथेसिस से आया हुआ है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए पेज नंबर 213, ये देखिए पेज नंबर 213 से आया है। इसके लिए कौन सा सही है, तो रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्टोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये तो बिल्कुल सही है। देखिए NADP से NADPH2 बनना स्टोमा साइड, ये देखिए स्टोमा है तो ये पूरा स्टोमा साइड में बनना है, ऑप्शन सही है। फिर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही, प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन होता है। फिर ऑप्शन थर्ड पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ये देखिए ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इसमें लिखा हुआ है। ATP सिंथेसिस इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, जबकि आपको पूरे चैप्टर में ये कहीं नहीं दिखा कि ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 120 पढ़ते हैं। 11 की NCERT खोलिए पेज नंबर 72। 11 की NCERT पेज नंबर 72। इसमें द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, मतलब कौन कौन सा फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। 72, ये देखिए ये द फ्लावर, ये पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर 72 से आया हुआ है। क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था कि कौन द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक, मतलब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस में होता है। ये देखिए आप ये देखिए व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इट इज़ जाइगोमॉर्फिक। जैसे एक फ्लावर, सपोज ये फ्लावर है, इस फ्लावर को अगर मैं इससे पूरा काट, केवल वर्टिकुलर प्लेन से ही इक्वल में डिवाइड हो पाएगा, और कोई प्लेन से ही डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर ये देखिए साफ साफ मेंशन किया है NCERT में, पी गुलमोहर बीन केसिया। तो इसमें देखिए कितने ऑप्शन बनने, ये देखिए गुलमोहर केसिया, तो बी और सी इसका, बी और सी, तो ओनली बी और सी इसका आंसर होगा। डायरेक्ट NCERT से है, सारे क्वेश्चन NCERT से है। मैं आपको लाइव प्रूफ आप देख भी रहे हैं कि सारे क्वेश्चन NCERT से आए हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 121 डिस्कस करने वाले हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल रिसर्शन एंड दूसरा एंड सेकेंड इज रीजन। असर्शन पढ़ते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन DNA एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल सही। द MP3 रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ऑप्शन तो सही हैं।
इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कहाँ से एनसीईआरटी से एग्जामिनर ने लिया है। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 202। इसके लिए आपको 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 202 ओपन करिए। तो एक सेकंड स्टूडेंट, ये आएगी पेज नंबर 202। चलिए स्टूडेंट, पेज नंबर आप 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 202 ओपन करिए। मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ इसका आंसर। ये देखिए यहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये ऑप्शन दिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। बिल्कुल सही है। देखिए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये असर्शन फर्स्ट दिया है। असर्शन का जो ये ऑप्शन था, रीजन का ऑप्शन था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही। ये देखिए यहाँ से दिया है आंसर क्वेश्चन। ये जो ऑप्शन है एनसीईआरटी का पेज नंबर 203 से लिया गया है। क्या कह रहा है, द एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन इन द केस इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से एग्जामिनर उठाए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 122 पढ़ते हैं। द डिवाइस विच कैन रिमूव पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट इज। अब इसके लिए आपको 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 271 आपको ओपन करिए। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 271। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस विच कैन रिमूव पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। तो इसका आंसर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये देखिए देयर आर सेवरल वे, ये देखिए देयर आर सेवरल वे ऑफ रिमूविंग पर्टिकुलर मैटर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ऑप्शन उठाया एग्जामिनर ने। और आप भी जो है हाइलाइटर या मार्क करते चलिए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आप जो है हाईलाइट करते चलिए या पेन से मार्क करते चलिए। इससे आपको क्या है आसानी होगी कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन उसको पसंद है, ऑप्शन कैसे देना चाहता है। तो आप इसको मार्क करिए, इससे आप नेक्स्ट जो 2023 में नीट का एग्ज़ाम देने में आपको काफ़ी आसानी होगी और एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा आपका, अगर जो जिस वे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 123। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल। ये क्वेश्चन वैसे रॉन्ग है, ये जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन तो सही हैं, कोई भी ऑप्शन जो इसमें मैच भी नहीं कर रहा। तो ये इसमें आपको इसमें बोनस मिलेगा, ये 4 नंबर का बोनस सबको मिलेगा इसमें, क्योंकि ये मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। एनसीईआरटी में सारे ऑप्शन दिए रखे हैं और सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। इसके लिए आपको 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 90 ओपन करिए। इलेवेंथ के एनसीईआरटी पेज नंबर 90। ये देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इन रूट में जाइलम एंड फ्लोएम इन वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडाई। बिल्कुल सही है, इसमें कहीं भी रहा है। ये देखिए when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner on different radii, the arrangement is called radial such as in roots। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। अब conjoined closed vascular bundle do not possess cambium। बिल्कुल सही है, इसमें साफ साफ कहीं भी रहा है।
ये देखिए इन डाइकोटिलीडनस स्टेम में द कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the ability to form secondary जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। अब ये देखिए कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट possess कैम्बियम, उसमें क्लोज है ना, इसमें ये देखिए क्लोज जिसमें कैम्बियम होती है वो ओपन होते हैं ना कि क्लोज। फिर इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिल्कुल सही है। देखिए कह रहा है कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी ऑप्शन सही हो गया। फिर ऑप्शन डी पढ़ते हैं द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोटिलीडन स्टेम possess इंटर प्रोटोजाइलम, बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको पेज नंबर 87 ओपन करिए। ये हुआ आपका पेज नंबर 87। ये देखिए यहाँ से ऑप्शन एग्जामिनर ने उठाया था इस बार कि इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर एंड द मेटाजाइलम लाई टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन, दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड इंडार्च, इसको हम इंडार्च जाइलम बोलेंगे। यही इसमें आंसर दिया है। द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोटिलीडन possess इंटर, बिल्कुल सही, स्टेम पूछा है ना कि रूट। देखिए इसमें साफ साफ दे रखा है स्टेम के बारे में बताया है इसने। फिर इन मोनोकोटिलीडनस रूट में यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट, बिल्कुल सही। इसके लिए आपको पेज नंबर 91 ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए पेज नंबर 91 अब पढ़ते हैं एज, ये देखिए मोनोकोटिलीडनस रूट एज कम्पेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैव फीवर जाइलम बंडल्स देयर आर यूजुअली मोर देन 6 मतलब पॉलीआर्च जाइलम बंडल्स इन द मोनोकोट रूट, बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन ये सब तो सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, ए बी सी डी ई सब सही है, इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है ए बी सी डी ई, तो ये आपका बोनस मार्क होगा 4 नंबर का, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 124 डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फाउंड द बेसिस ऑफ। अब हम इसके लिए पेज नंबर 12 की एनसीईआरटी पेज नंबर 121। आइए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लिया गया है। ये देखिए पेज नंबर 121 से लिया गया है, ये ऑप्शन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बिल्कुल सही है। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दोनों ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 125 पढ़ते हैं। 125 में क्या कह रहा है, इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। इसके लिए आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 96 ओपन करिए। पेज नंबर 96। ये देखिए जो जहाँ से एग्जामिनर ने ये जो ऑप्शन दिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, जिससे आपको, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में अपनी बहुत, ये देखिए मैंने कितनी ड्राइंग बनाई है, ये देखिए कितने कलरफुल मैंने ड्राइंग एनसीईआरटी की बनाई है, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल क्लियर दिखी, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब ये देखिए क्वेश्चन, पहला ऑप्शन पढ़िए, इसमें कौन कौन सा सही है। इसमें ए और बी ऑप्शन केवल सही है, ए और बी। कैसे, ये देखिए सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड दियर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल, बिल्कुल सही है। ये देखिए ये कह भी रहा है इसमें, इन द स्प्रिंग सीजन कहाँ 11 की 96। ये देखिए
In old tree, the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compound like tannin, resin, oil, gums, aromatic substance and essential oil in the central or innermost layer of the stem. तो ये तो आपका सही हो गया। फिर दूसरा पढ़ते हैं, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन एंड रेजिन इन द सेंट्रल लेयर। ये देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, सेंट्रल लेयर, और यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये देखिए सेंट्रल एसेंशियल ऑयल इन द, देखिए पढ़िए, लाइक टेनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड एसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। तो ये आपका सही हो गया। और इसमें पढ़िए ऑप्शन नंबर सी, डिपोजिशन ऑफ सवेरिन एरोमेटिक, आउटर लेयर में नहीं डिपोजिट होते हैं, इनर लेयर में डिपोजिट होते हैं। ऑप्शन गलत हो गया। डिपोजिशन ऑफ टेनिन गम पेरीफेरल लेयर इसमें पूछा है। डिपोजिशन ऑफ टेनिन गम्स रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द पेरीफेरल लेयर ऑफ स्टेम, पेरीफेरल में नहीं, सेंट्रल लेयर में होता है। तो इसका ऑप्शन ए और बी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपको 126 पढ़ते हैं। What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया क्वेश्चन। इसके लिए आपको 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 220 ओपन करिए। 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 230। इलेवेंथ एनसीईआरटी पेज नंबर 230। ये देखिए, लेस देन 7%, डायरेक्ट ऑप्शन यहीं से उठाया है एग्जामिनर ने। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड। देखिए, लेस देन 7%, डायरेक्ट क्वेश्चन। Which one of the following plant does not show plasticity? ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। मैंने कहा ना, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं। 90 के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। इसके लिए आपको 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 246 ओपन करिए। इलेवेंथ की एनसीईआरटी पेज नंबर 246। ये देखिए, ये देखिए, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। अब 3 इसमें प्लास्टिसिटी शो करते हैं जो कि एनसीईआरटी में ऑप्शन गिवन है, कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप। ये देखिए, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी एट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। और यहाँ नीचे दिया है आपका कॉटन एग्जाम्पल, बटरकप। ये देखिए, बटरकप एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसका ऑप्शन माइस, जो कि इसमें कहीं आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। तो ये 3 ऑप्शन इसके तो सही, लेकिन ये रॉन्ग है। यही आपका आंसर होगा। गिवन बिलो व्हाट 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेट्राइटर इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रो। बिल्कुल सही है। फिर डिकम्पोजिशन फास्टर इफ द डेट्राइटर रीच इन लिग्निन। ये गलत। ये आपको मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के दिखाता हूँ। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड तो गलत है। बिकॉज लिग्निन नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं तब वो डेट्राइटर जो है फास्ट होता है। अगर लिग्निन है तो फास्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी 12th के एनसीईआरटी पेज नंबर 243 ओपन करिए। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 243। 243। ये देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर ने उठाया है, पेज नंबर 243। क्या है इसमें, क्या बोला इसने? ऑप्शन पहला क्या था, डिकम्पोजिशन इज अ फास्ट, नहीं, स्टेटमेंट 2 क्या था? स्टेटमेंट पहला था, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच द डेट्राइटर इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रो। बिल्कुल सही। इसमें दे भी रखा है कि डेट्राइटिवोर्स
ब्रेक डाउन detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. बिल्कुल सही। देन ऑप्शन 2 पढ़ते हैं। इसके लिए आपको पेज नंबर, स्टेटमेंट 2 के लिए आपको पेज नंबर 244 ओपन करिए 12 के एनसीईआरटी में। ये देखिए, डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ये देखिए, इसमें क्या बोला है, फास्टर, और फास्टर नहीं होगा, स्लोअर होगा। अगर लिग्निन है, अगर वो लिग्निन से डेट्राइटस बना हुआ है तो वो फास्टर नहीं होगा, स्लोअर होगा। तो ये आप स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो गया। इसका ऑप्शन ये सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। अब पेज नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 229 पढ़ते हैं। 229, इसके लिए आपको 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 197 ओपन करिए। 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर, ये देखिए 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 197। ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ये देखिए पेज नंबर 197। मैग्नीज में जो मैग्नीशियम है, सबसे पहले हम पेज नंबर 198 ओपन करते हैं। मैग्नीज ऑप्शन है सबसे ऊपर। तो मैग्नीज क्या करता है, मैग्नीज करता है, मैग्नीज का फंक्शन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है। ये देखिए, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, अब मैग्नीशियम के बारे में पढ़ते हैं। अब मैग्नीशियम इधर डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पायरेशन। मैग्नीशियम एक्टिवेट एंजाइम ऑफ रेस्पायरेशन। बोरॉन, बोरॉन के लिए आपको पेज नंबर 198 ओपन करिए। ये देखिए बोरान, बोरान क्या करता है, रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन। बोरान की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, पोलन जर्मिनेशन के लिए होती है। ये देखिए, पोलन जर्मिनेशन, ये फंक्शन बोरान की रिक्वायरमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी सारे ऑप्शन आए हुए हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट एमंग द इंसेक्ट। यही इसका इनकरेक्ट होगा, मॉथ और बटरफ्लाई नहीं होती। इसका आंसर आपको मैं बताने के लिए 12 की एनसीईआरटी पेज नंबर 29 खोलिए। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 और 30। देखिए, मॉथ एंड बटरफ्लाई नहीं है। यदि एनसीईआरटी में मेंशन किए रखा है कि ये पेज नंबर 30 में, ये देखिए 12 की एनसीईआरटी पेज नंबर 30। ये देखिए, इसने मेंशन किए रखा है एमंग द एनिमल्स, एनिमल्स में भी इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। जबकि इसमें न कोई भी ऑप्शन में बीज नहीं दे रखा है। मॉथ और बटरफ्लाई डोमिनेंट नहीं होती हैं। अगर यहाँ डोमिनेंट होती है बीज, तो यही इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 131 पढ़ते हैं। इसके लिए आपको 12 की एनसीईआरटी पेज नंबर 100 ओपन करिए। 12 की एनसीईआरटी पेज नंबर 100। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आया है, और ना जब तक एनटी एग्ज़ाम करा रहा है और ना कभी आएगा। ये लिख लीजिए कहीं दीवार पे मेरी बात, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी चीज़ है कि 50 साल भी एनसीईआरटी से अगर एग्ज़ाम बनाया जाए तब भी आराम से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। पर्टिकुलर इस पेज से ही कम से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप एग्जामिनर बनाना चाहे तो अब बस आने वाले मतलब 2023 में नीट के लिए बस आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए। मैं तो यही कहूँगा, एनसीईआरटी पे आप फोकस करिए।
कोई कोचिंग के नोट्स आप रेफरेंस मतलब प्रीफर कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन आपको एनसीईआरटी को प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी को ही देनी पड़ेगी। एनसीईआरटी इज़ ए वेरी, समझिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। चलिए ये क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। 130 का ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 229 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 131 है, 12th की एनसीईआरटी, पेज नंबर 100। ये देखिए पेज नंबर 100, 12th की एनसीईआरटी में क्या ऑप्शन है यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, बिल्कुल सही है, इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट एंड आर रिफर टू एज यूक्रोमेटिन। तो इसका ये ऑप्शन सही हुआ। अब हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं, हेट्रोक्रोमेटिन नहीं होता है, यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ये देखिए इसका मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव। ये देखिए यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली। तो ये ऑप्शन आपका बी वाला गलत हो गया। अब स्टोन ऑक्टामर, ये भी आपका इंडिकेटिवली चार्ज, ये देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन ये लिया गया है। जो स्टोन ऑक्टामर होता है ये ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, मैंने इसको मार्क नहीं किया। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जो ऑप्शन ये हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय निगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल सही। ये देखिए हिस्टोन ऑक्टामर द निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल सही। तो ये मैं आपको दिखाना कौन कौन सा गलत था। अब ये देखिए ये A typical nucleosome contain 400 बेस पेयर ऑफ मतलब 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, बिल्कुल गलत। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये देखिए आ टिपिकल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए आ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर, ना कि 400 बेस पेयर। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो बी ओ ई गलत हो गया, तुम्हारे पास ए सी डी ओनली सही है। ये देखिए अब आप समझ सकते हैं कितना मतलब ये कितनी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। एक भी क्वेश्चन आप अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने 32 करा चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आया है। अब क्वेश्चन नंबर 32 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसके लिए आपको 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 267 ओपन करिए। ये देखिए 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 267। तो इसका आंसर नेशनल पार्क होता है। नेशनल पार्क जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो नेशनल पार्क जो होता है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन नहीं होता है, ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका लाइव प्रूफ। ये देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन, ये देखिए एक्स-सी2 कंजर्वेशन क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक आता है एक्स-सी2 में। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये देखिए इन विट्रो ये देखिए एग कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। माइक्रो प्रोपागेशन एंड प्लांट कैन बी प्रोपागेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड, इसी को हम माइक्रो प्रोपागेशन भी बोलते हैं। तो 1, 2 और चौथा, ये दोनों ऑप्शन तो सही हैं एक्स-सी2 के लिए।
लेकिन नेशनल पार्क सीटों के लिए सही नहीं है। अब आइए 133 का क्वेश्चन, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ। इसके लिए आपको 11 की एनसीईआरटी पेज नंबर 53 ओपन करिए। 11 की एनसीईआरटी पेज नंबर 53। 11 की एनसीईआरटी पेज नंबर 53। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। ये देखिए साफ साफ इसमें लिखा था, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ये देखिए आप देख सकते हैं साफ साफ। अब एक 134 का हम देखते हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन और कॉजेज फॉर। ये किसके कॉज से होता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, 12 की एनसीईआरटी पेज नंबर 264। ओपन करिए 12 की एनसीईआरटी पेज नंबर 264। ये देखिए कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यही ऑप्शन आपका सही है। बायोडाइवर्सिटी लॉस किससे कॉज, मतलब इसके कॉज क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं? जैसे पहला फैक्टर क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन दे रख देखिए, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। ये देखिए को एक्सटिंक्शन, ये 4 ऑप्शन, यही तो क्वेश्चन दिया है। ये देखिए ये इसका आंसर, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के फैक्टर होते हैं, तो इसका आंसर हो गया बायोडाइवर्सिटी लॉस। द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट टू। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 135 पढ़ते हैं। द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट टू। इसका आंसर होगा प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। बिल्कुल सही है, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से एग्जामिनर ने दिया है। मैं आपको इसको बताने के लिए आपको दिखाना चाहूँगा 100। आप पेज नंबर, आप 11 की एनसीईआरटी पेज नंबर 250 ओपन करिए। इलेवन की एनसीईआरटी 250। ये देखिए इथाइलिन ये काम करता है। इथाइलिन क्या काम करता है? इथाइलिन, ये देखिए ऑप्शन, इथाइलिन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, thus helping the plant to increase their absorption surface। ये देखिए एब्जॉर्प्शन सरफेस, डायरेक्ट ऑप्शन यहीं से बना दिया एग्जामिनर ने। सो ये था हमारा डिस्कशन। बाकी के में अगली वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। बाकी के में जो सेक्शन भी था बायोलॉजी बॉटनी का, इसका मैं सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने 35 क्वेश्चन कराए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए। कोई भी क्वेश्चन आप दिखा दीजिए मुझे कि ये बाहर से आया हुआ है। बस जैसा मैंने पहले बताया था कि ये क्वेश्चन बस बाहर से आया है, वो कलर ब्लाइंडनेस वाला आया था, वो बस बाहर से आया है। बाकी 90 में से 89 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। सो आप देख सकते हैं कि कैसे डिस्कशन 35 क्वेश्चन का कराया है, और वैसे ही क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।